इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थियरीज ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। मीन्स आज जब हम इस अर्थ पर देखते हैं तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी, हाई डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। बहुत टाइप के प्लांट हैं हमारे पास, बहुत टाइप के एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये डाइवर्सिटी जो आई है, इसके ऊपर जो अलग अलग साइंटिस्ट ने थियरीज दी हैं कि किस तरीके से ये डेवलप हुए, इतने टाइप की जो डाइवर्सिटी है, वो है हमारा टॉपिक थियरीज ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। इससे पहले हमने पढ़ा था कि हुआ भी है या नहीं है, उसके एविडेंस क्या थे। अब है सेम टॉपिक पे के ऊपर जो बेस्ड थियरीज है वो, कि इतने टाइप ज़्यादा डाइवर्सिटी कैसे आ गई है। तो अपने अकॉर्डिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग लेके चले तो हमारे पास टोटल ये 3 थियरीज निकल के आती हैं। लैमार्किज्म यानी कि जो लैमार्क के द्वारा दी गई थियरी है। डार्विन ने जो थ्योरी दी थी उसको डार्विनिज्म कहते हैं। और एक है थियरी ऑफ म्यूटेशन, ये भी इसी से रिलेटेड है। यहाँ पर हम बात करेंगे इसमें मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन की। जो लास्ट थ्योरी है मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, इसमें ये बात होगी। तो एक एक करके देखते हैं, आइए इन सभी थ्योरीज को। पहले हम बात करेंगे लैमार्किज्म की, कि लैमार्किज्म क्या है। तो देखिए जो लैमार्किज्म है, लैमार्किज्म क्या बोलते हैं कि थियरी गिवन बाय लैमार्क। लैमार्क ने जो थियरी दी थी वो। लैमार्क कौन थे? ये फ्रांस के, यानी कि बोल सकते हैं फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे। फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे जिन्होंने ये थियरी दी थी, इसलिए इनके नाम पर क्या बोलते हैं, इसको लैमार्किज्म कहते हैं। तो इस थियरी के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा था भाई, इनका कहना ये था, जो लैमार्किज्म है, इस थ्योरी को हम किस और नाम से जानते हैं? हम बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। यानी कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो हम अपनी लाइफ में करते हैं, सीखते हैं, वो कैरेक्टर अगली जनरेशन में चले जाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल इनके अकॉर्डिंग अगर एक डॉक्टर है एक आदमी, तो उसके बच्चे भी पैदा होते ही डॉक्टर बने, या उनमें उसके थोड़ा बहुत डॉक्टर के गुण आए। इस तरह से इनके अकॉर्डिंग थोड़ा अजीब लगता है सुनने में, तो ये इसकी थ्योरी है। क्योंकि बाद में सीधा एनसीईआरटी ने लिखा कि थ्योरी आज के टाइम पर एक्सेप्ट नहीं है। ठीक है, एक्सेप्टेबल नहीं है, फिर भी पढ़ रहे हैं, सिलेबस में है। तो देखिए क्या है कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, जो भी आसपास हम सीखते हैं उसका अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाना, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होना। इसमें इस थ्योरी के अनुसार क्या बोला गया, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, इस एक्वायर्ड कैरेक्टर की थ्योरी में, कि कोई ऑर्गन मतलब कोई ऑर्गेनिज्म जब किसी अपने ऑर्गन का बहुत ज़्यादा यूज़ करता है तो वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है, और जब किसी ऑर्गन को वो काम कर लेना उससे बंद कर देता है, उसका यूज़ नहीं करता, यानी बोलते हैं कि डिसयूज़, तो तब वो ऑर्गन क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसलिए सीधा हम क्या कह सकते हैं कि ये जो थ्योरी है यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स, इसके ऊपर बेस्ड है। यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स एंड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। इसलिए हम कह सकते हैं कि इफ द ऑर्गन is constantly used, it would be better adapted, better developed, while disuse of organ results in its डीजनरेशन। तो ये सीधी सी जो लाइन है सीधा एनसीईआरटी की, कि कॉन्स्टेंटली यूज़ करते रहेंगे तो वो ऑर्गन अच्छा खासा डेवलप रहेगा, और जनरेशन टू जनरेशन वो अच्छा ही रहेगा, डेवलप करता रहेगा। लेकिन अगर यूज़ करना बंद कर दे तो धीरे धीरे जनरेशन टू जनरेशन वो ख़त्म हो जाएगा कई जनरेशन के बाद में। तो ऐसा कहा डार्विन ने। और इसी में जो अगर एक पॉइंट हम देख सकते हैं, तो इन्होंने, डार्विन ने ये कहा कि हाँ भाई एवोल्यूशन हुआ तो है, लेकिन उसको जो मैकेनिज़्म है उसकी, जो उसको फोर्स मिला है वो किससे,
वो मैकेनिज्म, उसकी यूज़ एंड डिसयूज़ है ऑर्गन का। तो क्या बोलता है, क्या बोलते हैं ये कि लैमार्क, यानी कि अकॉर्डिंग टू लैमार्क हम क्या कह सकते हैं, ये सीधी लाइन है एनसीईआरटी की कि एवोल्यूशन हैड अकर्ड, कि एवोल्यूशन हुआ तो है बट ड्रिवन, इसकी जो मैकेनिज्म है ड्रिवन बाय यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। ये इन्होंने कहा है कि एवोल्यूशन हुआ है लेकिन उसकी जो मैकेनिज्म है मेन किसके द्वारा हुआ है, यूज़, ऑर्गन के यूज़ करने और डिसयूज़ करने से। अब इसका एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि भाई इन्होंने जो मेन बोल रहे हैं कि यूज़ किया है और एक बोला इन्होंने डिसयूज़। यूज़ करने से क्या होता है कि ऑर्गन कोई भी ज़्यादा डेवलप होगा, जनरेशन टू जनरेशन बढ़ता चला जाएगा। डिसयूज़ करने से जनरेशन टू जनरेशन वो अगली कई जनरेशन बाद वो डीजनरेट हो जाएगा। इसके अपने थ्योरी को के फेवर में इन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया, भाई डेवलप यूज़ अगर ऑर्गन करता है कोई ऑर्गेनिज्म अपना तो कैसे वो डेवलप होगा। जैसे इसके लिए एग्जाम्पल दिया इन्होंने जिराफ का इन्होंने एग्जाम्पल दिया। जिराफ में इन्होंने कहा कि भाई पहले क्या है कि छोटी गर्दन वाले जिराफ थे, हिरन टाइप थे, डियर जैसे। क्या हुआ टाइम पर, क्या हुआ भाई अकाल पड़ा, घास पत्ते ख़त्म हुए धीरे धीरे ज़मीन पर, तो ज़मीन की घास ख़त्म हुई तो क्या हुआ, वो पेड़ों की पत्ते खाने लगे, जो डियर हैं, हिरन है। उसके बाद में पेड़ों के पत्ते जब खाने लगे तो उसके बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे से पेड़ों के पत्ते नीचे से ख़त्म होने लगे और क्या हुआ, उनको और थोड़ा ऊपर से खाना पड़ रहा था। तो क्या हुआ, वो थोड़ा सा पहले गर्दन को अपनी खिंचावट आती रही उनके अंदर। उसके बाद में क्या हुआ कि थोड़े और पत्ते हुए तो थोड़ा कूद कूद के उछल के खाने लगे, जिससे क्या हुआ कि उनके अगले पैर और अगले मतलब जो गर्दन है वो लंबी हुई और सेम चीज़ उनके आगे आने वाली जनरेशन भी करती रही। तो धीरे धीरे करते 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 कई जनरेशन बाद जो है जिराफ ऐसे हो गए लंबी गर्दनों वाले। ऐसा इन्होंने कहा अपने सपोर्ट में कि ये तो यूज़ का एग्जाम्पल दे दिया इन्होंने। डिसयूज़ के एग्जाम्पल में इन्होंने दिया एग्जाम्पल स्नेक का, कि स्नेक के पहले क्या थे, छिपकली जैसे पैर हुआ करते थे, ठीक है, जैसे लिजार्ड के होते हैं। तो लेकिन उसको जब वो चलते थे झाड़ी में को या किसी बिल में से तो उनको तकलीफ़ होती थी चलने में, अपने शिकार से बचने के लिए या शिकार को पकड़ने के लिए, शिकारी से बचने के लिए, शिकार को पकड़ने के लिए धीरे धीरे उसने क्या किया, रेंगना शुरू किया और अपने जो पैर हैं उनका इस्तेमाल करना बंद कर दिया। यही चीज़ उसकी आगे आने वाली जनरेशन में होती रही कई जनरेशन बाद आज हम ऐसे स्नेक देखते हैं जिनके कोई पैर नहीं है। तो ऐसा इसमें कहा, यूज़ और डिसयूज़, ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा। तो इनके अकॉर्डिंग, हालांकि इस बात का कोई बेस नहीं है, ये जो थियोरी है लैमार्क की आज के टाइम पर इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, ठीक है ना। इसके बारे में तो जिराफ वाले के बारे में तो डार्विन की थ्योरी से ही हमें क्लियर हो जाता है। डार्विन की थ्योरी काफ़ी अच्छी थी और ठीक भी थी, थोड़े कुछ भाई सबके लिमिटेशन कुछ थोड़े बहुत हैं, लेकिन अगर देखा जाए एवोल्यूशन की सबसे बेस्ट थ्योरी डार्विन की है। तो डार्विन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जिराफ ने के बारे में उन्होंने थोड़ा सा सही जो एक रिज़ल्ट निकाला कि कैसे आए होंगे। उन्होंने कहा कि जिराफ जो हैं भाई पॉपुलेशन जो थी जिराफ की उसमें क्या थे, लंबी गर्दनों वाले और छोटी गर्दनों वाले। मान लीजिए डार्क वाले जो हैं वो लंबी गर्दन वाले हैं और जो नॉर्मल बनाए मैंने वो छोटी गर्दन वाले जिराफ हैं, क्योंकि पॉपुलेशन मिक्स थी। अब क्या हुआ, अकाल पड़ा, सूखा पड़ा, तो जो छोटी गर्दन वाले जिराफ थे वो तो ख़त्म हो गए, उनको खाना नहीं मिल पाया पेड़ों से। लंबी गर्दन वाले जिराफ रह गए और वही आगे बढ़े। जैसे हमने लास्ट में हमने क्या देखा था, वो डीडीटी वाला एग्जाम्पल देखा था लास्ट वीडियो में हमने, मच्छर वाला, कि रेसिस्टेंस किस तरह से डेवलप हुआ उनके अंदर डीडीटी के अंदर। तो क्या डेवलप नहीं, रेसिस्टेंस वाले थे, उनकी रिप्रोडक्शन से उनका नंबर बढ़ गया, ऐसे ही है। तो इन्होंने डार्विन ने इसका एग्जैक्ट चीज़ बताई थी। तो ये चीज़ ठीक है ना। बहुत सारे इसके क्या है बाद में अगेंस्ट में आए, जैसे सबसे बढ़िया साइंटिस्ट जो सबसे आते हैं इसमें, उनका वैसे सिलेबस में नहीं, नाम बता रहा हूँ आपको, उनका नाम था ऑगस्ट वीज़मैन। उन्होंने वो चूहे वाला एक्सपेरिमेंट किया था
लगभग 20-22 जनरेशन तक उन्होंने चूहे की पूंछ काटते रहे, चूहे की पूंछ काटी, ठीक है, मेल फीमेल क्रॉस कराया, आगे जो जनरेशन आई उनके जो बच्चे आए उनकी पूंछ काट दी, आगे उनकी पूंछ काट दी, ऐसे करते करते 20-22 जनरेशन तक काटी, और आखिरी में भी उनको चूहे कैसे मिले? पूंछ वाले। जब पूंछ नहीं थी तो यूज़ तो हुआ नहीं है, तो कुछ तो फ़र्क पड़ता, पूंछ पे लंबाई पे कुछ तो फ़र्क पड़ता, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये उनके खिलाफ बहुत सारी चीज़ें थी। तो आज के समय पे जो लैमार्क की थ्योरी है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और हाँ, इन्होंने लैमार्क ने अपनी थ्योरी में ये भी कहा था कि समय के बदलते हुए जैसे जैसे भी आज इस समय टाइम पर हम देखते हैं इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी जो आई है, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म बने हैं, उसके लिए उन्होंने ये भी कहा कि समय बदलता है, टाइम बदलता है, तो इन्वायरमेंट बदल रहा है, तो ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ अपनी रिक्वायरमेंट, कुछ नीड, कुछ इच्छाएं उसके अंदर आती हैं। उन इच्छाएं, उन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है यूज़ किसी ऑर्गन को करना या डिसयूज़ करना की प्रवृत्ति ऑर्गेनिज्म के अंदर आती है। कि जैसे मान लीजिए कि हम उड़ना चाहें तो हमारे अंदर क्या है कि हम देख रहे हैं यार हमें उड़ने का मन कर रहा है, तो हम क्या करें, हमारे उड़ने का मन कर रहा है तो क्या हमारे पंख आ जाएंगे? नहीं आ सकते। लेकिन इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इसमें ऐसा है कि धीरे धीरे क्या होता है कि अगर आज से हम सोच लें कि यार हमारे पंख आने चाहिए, हमारा मन कर रहा है उड़ने का, तो क्या आने वाली 50-100 जनरेशन के बाद क्या पंख आ जाएंगे हमारे अंदर? नहीं आ सकते। ठीक है, तो अपने अंदर जो इच्छा है उसके अकॉर्डिंग नए स्ट्रक्चर का डेवलप होना, ऐसा इसमें कहा गया, लेकिन ऐसा नहीं है। डार्विनिज्म, तो ये किसकी थ्योरी थी? बोलते हैं डार्विन की थ्योरी, यानी कि थ्योरी ऑफ डार्विन नॉर्मल बोल सकते हो आप, थ्योरी ऑफ डार्विन। डार्विन की थ्योरी को हम डार्विनिज्म कहते हैं। जैसे हमने कहा कि लैमार्क की थ्योरी को लैमार्किज्म कहा, और एक्चुअल में थ्योरी क्या थी? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स, कैरेक्टर। ऐसे ही इसकी जो थ्योरी थी वो थ्योरी थी नेचुरल सिलेक्शन की, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जो डार्विन की थ्योरी है। ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से आराम से एक एक पॉइंट क्लियर होगा डार्विन की थ्योरी का, क्योंकि एनसीईआरटी में उसको क्या आगे पीछे दे रखा है, अलग अलग पॉइंट में। हम यहाँ पर एक ही जगह एक ही इकट्ठा इस थ्योरी को पढ़ेंगे पूरा। तो देखिए क्या क्या क्वेश्चन हमारे यहाँ से बन सकते हैं और किस तरीके से टॉपिक को इसको पढ़ना चाहिए वो हम ध्यान से देखें यहाँ पर। तो जो डार्विन की थ्योरी थी वो एक्चुअल में क्या है? वो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी है। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी है। तो डार्विन क्या थे? डार्विन ने मतलब एक तरह से क्या थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे। 1809 1809 में इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में। तो करीबन 1831 दिसंबर, इसके बारे में थोड़ा शुरुआत से लेके चलते हैं कि किस तरीके से क्या हुआ, शुरुआत में कैसे क्या काम किए होंगे, तो एग्जैक्ट एक एक चीज़ क्लियर रहेगी आपकी। तो दिसंबर 1831 में इन्होंने क्या की, ये भाई अपनी रिसर्च शुरू करने के लिए एक समुद्री यात्रा पे निकलते हैं। ठीक है ना, यानी कि एक सी वॉयेज पे निकलते हैं, समुद्री यात्रा पे। और इसके लिए ये अपना एक शिप यूज़ करते हैं जिसका नाम था HMS बीगल। इस शिप पे ये HMS बीगल शिप पर अपनी वॉयेज यात्रा शुरू करते हैं, और अपनी यात्रा करते हुए, विज़िट करते हुए ये कहाँ कहाँ पहुँचते हैं? दुनिया के अलग अलग कोनों में जाते हैं, अलग अलग एरिया में जाते हैं। जैसे ये कहाँ गए भाई? साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और मोस्ट इम्पोर्टेंट, और भी बहुत सारे हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट गैलापागोस आइलैंड। ठीक है, यहाँ पर पहुँचे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है गैलापागोस आइलैंड, जिससे आगे पता लग जाएगा आपको, डार्विन फिंच की बात करेंगे जब आगे। तो देखिए, तो ये जो इतनी जगह पर ये गए, वहाँ पर घूमे फिरे, वहाँ से इन्होंने कुछ लिविंग स्पेसिमेन, कुछ फॉसिल और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके लेके आए अपने साथ। और करीबन ये
अक्टूबर 1836, लगभग 5 साल बाद, 5 ईयर्स, 5 साल बाद वापस अपने देश लौटते हैं, इंग्लैंड लौटते हैं और बैठ के अपना रिसर्च पे लग जाते हैं कि भाई ये मैंने चीज़ें इकट्ठे करके लाया था, ये चीज़ मुझे वहाँ पे दिखी, तो किस तरीके से एक भाई आइडिया आया इनके अंदर एवोल्यूशन के लिए कि इस तरीके से क्या है कि और हमारे एंसेस्टर एक ही रहे होंगे और धीरे धीरे क्या हुआ, एवोल्यूशन हुआ है और आज इस टाइम पर हम अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म इस धरती पर हैं। तो इसके लिए रिसर्च ये अपना करने लगे, अपने इन एविडेंस ले लेके जो आए थे वहाँ से, फॉसिल वगैरह लेके आए, ठीक है ना, मिले जो भी इनको, और लिविंग स्पेसिमेन लेके आए, अलग अलग चीज़ें वो वहाँ से लेके आए। और इसी बीच क्या होता है, देखिए ध्यान से देखना, एक एक चीज़ क्लियर होगी। इसी बीच जब ये अपनी रिसर्च कर रहे थे तो कोई 1838 या 1839 के आसपास एक बुक आती है, वो थी प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। तो ये जो बुक थी ये लिखी थी थॉमस मैल्थस ने, थॉमस मैल्थस ने ये बुक लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। तो ये थॉमस मैल्थस की इस बुक से काफ़ी प्रभावित हुए ये डार्विन, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए इनकी बुक से, थॉमस मैल्थस की, क्योंकि इस बुक के अंदर क्या कहा गया था, इस बुक के अंदर इन्होंने मेन जो इसका अगर एक रिजल्ट निकाल लें तो इसमें क्या कहा गया इस बुक में, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में, कि जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है किसी भी स्पीसीज की, पॉपुलेशन इंक्रीजेस जियोमेट्रिकली एंड फूड इंक्रीजेस अर्थमेटिकली। तो पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज कर रही है, जियोमेट्रिकली, यानी कि अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो कैसा लगेगा कि ये तो जा रही है एकदम से, पॉपुलेशन तो बहुत तेजी से डेवलप कर रही है, ग्रो कर रही है, लेकिन फूड जो है वो अर्थमेटिकली ग्रो करता है, 2, 4, 6, 8, 10 और ये 4, 16, 64, ये बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि डार्विन को जो अपने थ्योरी का जो पहला पॉइंट पढ़ेंगे उसका आइडिया इनको थॉमस मैल्थस की बुक से मिला, उनकी थ्योरी से मिला, क्योंकि इनके दिमाग में आया कि जब यार ये पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रही है और फूड रिसोर्सेज इतना तेज़ी से नहीं बढ़ता है, तो फूड क्या हुआ, एक समय पर कम हो जाएगा और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी तो फूड के लिए मारामारी होगी। फूड के लिए मारामारी मतलब स्ट्रगल होगा, फूड के लिए, रहने के लिए, फूड के लिए यार स्ट्रगल होगा, जिससे ऑर्गेनिज्म आपस में क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे, स्ट्रगल होगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा वही जिएगा, बाकी ख़त्म हो जाएंगे। तो मेन पहला पॉइंट इनको इनकी बुक से मिल गया। तो एक क्वेश्चन यहाँ सीधा बन जाता है कि जो डार्विन है वो किस से इन्फ्लुएंस हुए थे, तो आपको सीधा है क्या है, थॉमस मैल्थस से हुए थे। हालांकि अगर आप हायर स्टडी मतलब ऊपरी क्लास में जब जाते हैं 12th के बाद, तो आपको एक चीज़ और देखने को मिलती है कि एक बुक और थी चार्ल्स लिल की, चार्ल्स लिल की एक बुक थी, नाम था प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी, भाई ये जो चार्ल्स लिल थे ये फॉसिल्स की स्टडी, काफ़ी फॉसिल से रिलेट थे, फॉसिल की स्टडी में बहुत अच्छा नाम है फॉसिलाइजेशन के अंदर इनका, जब हम फॉसिल पढ़ते हैं। तो चार्ल्स लिल का नाम क्यों लिया है मैंने, अभी देखना, वैसे आपको याद रखना है थॉमस मैल्थस का, ये आगे पढ़ते हैं क्योंकि अभी पता लग जाएगा आपका कि ये नाम क्यों लिखा, वैसे दोनों से ही ये इन्फ्लुएंस हुए थे। अब एक नाम और आता है इसी बीच, इसी समय पर जब ये डार्विन इन इस नेचुरल सिलेक्शन पे काम कर रहे थे, तो ये इसी दौरान जो है दुनिया के एक दूसरे कोने में, यानी कि मेले आर्चीपेलेगो
यहाँ पर ये करंटली अभी इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया में है। तो मैले आर्चिपेलागो में एक नेचुरलिस्ट थे, वो भी नाम था अल्फ्रेड रसल वेलेस। तो इनके दिमाग में भी क्या आया था, आइडिया आया था नेचुरल सिलेक्शन का। ऐसा नहीं कि डार्विन से पूछ के आया उनके दिमाग में, वहाँ पे ये काम कर रहे थे, यहाँ पर इनके दिमाग में भी आइडिया आया कि यार ऐसा हो सकता है। तो अल्फ्रेड रसल वेलेस कोई छोटा नाम नहीं है, ये भी बहुत बड़ा नाम है उस टाइम का। तो ये क्या करते हैं, अल्फ्रेड रसल वेलेस, इनको पता लगता है जब बाद में कि भाई वहाँ पर जो है काफ़ी नाम था डार्विन का अपने टाइम पर, बहुत भाई 5 साल समुद्री यात्रा करना, पूरा जीवन के 5 साल निकाल देना, काफ़ी चर्चा में आ गए थे। तो ये भी काम कर रहे थे। तो ये क्या करते हैं, ये एक लेटर लिखते हैं नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर ही था वो। किसको लिखते हैं, डार्विन को लिखते हैं लेटर, ठीक है ना। ये लेटर जो है नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर का लेटर डार्विन को लिख के सेंड करते हैं ये। और साथ में ये क्या है, एक चार्ट भी बनाते हैं, जो बाद में जो फेमस हुआ वेलेस चार्ट के नाम से। वेलेस चार्ट में इन्होंने क्या किया था, जो डार्विन के जो नेचुरल सिलेक्शन के जो पॉइंट थे उनको इन्होंने एक्सप्लेन किया था। क्या किया था इस चार्ट में, एक्सप्लेन द पॉइंट्स ऑफ डार्विनियन थियरी, या नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी, उसको क्या किया था, एक तरह से इन्होंने पॉइंट को एक्सप्लेन किया था वेलेस ने। तो हम कह सकते हैं कि एक्चुअल में जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी है वो डार्विन और वेलेस की कंबाइंड थ्योरी है, ना कि खाली डार्विन की। लेकिन डार्विन को ही हम जानते हैं, अधिकतर डार्विन ही दिमाग में आता है। क्यों, रीज़न है इसके पीछे। क्या रीज़न है कि जैसे ये जो चार्ल्स लिल अब आएंगे यहाँ पर काम, क्या हुआ था कि इन्होंने चार्ल्स लिल, जिससे कौन ये प्रभावित थे, काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, मानते थे इनको और इनको, मैल्थस और लिल को, दोनों को मानते थे। तो चार्ल्स लिल ने क्या किया, एडवाइस दी थी डार्विन और वेलेस दोनों को कि आप लोग जो है एक ही टॉपिक पे काम कर रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, एक मिलकर एक कुछ निकालिए, कुछ पब्लिश कीजिए, कुछ अच्छा रहेगा। तो इन्होंने मिलके क्या किया, एक जॉइंट पेपर दोनों ने मिलके, वेलेस और डार्विन ने मिलकर एक लेटर जो है 1858 में पब्लिश किया था। नेचुरल सिलेक्शन के नाम से ही किया था, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के नाम से किया था 1858 में। इसलिए हम बोलते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी किसकी है, जॉइंटली डार्विन और वेलेस दोनों की है। लेकिन हम डार्विन क्यों ज़्यादा मानते हैं, अधिकतर डार्विन ही लिखा मिलता है। क्यों, क्योंकि बाद में 1859 यानी कि 1 साल बाद इसके छापने के बाद में डार्विन अपनी एक बुक पब्लिश करते हैं, स्पीसीज, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये इस टाइटल के नाम से ये पब्लिश करते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा ही क्या हुआ है, नई स्पीसीज का ओरिजिन हुआ है, नई नई टाइप की जो स्पीसीज हैं वो नेचुरल सिलेक्शन से हुई है, ठीक है ना। यानी कि इन्होंने जो एवोल्यूशन का जो बेस मानना है, जो मैकेनिज्म माननी है एवोल्यूशन की, वो माननी है नेचुरल सिलेक्शन को डार्विन ने। लैमार्क ने किसको माननी थी, यूज एंड डिसयूज को एवोल्यूशन का बेस मानना था कि एवोल्यूशन हुआ है, लैमार्क ने माना, डार्विन ने माना कि हुआ है, और आगे चल के हुगो डी वरिस म्यूटेशन वाला भी मानेगा, अभी आप पढ़ेंगे, मानेंगे उस पर भी। तो ये सारे मानते हैं। लेकिन लैमार्क ने जो मैकेनिज्म बताया कि एवोल्यूशन कैसे हुआ है, ऑर्गन का यूज और डिसयूज करके। डार्विन ने कहा कि भाई कैसे हुआ है, नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा हुआ है, जो कि आगे पढ़ने वाले हैं, काफ़ी लंबी थ्योरी है अभी।
और आगे हुगो डी बताएंगे कि म्यूटेशन के द्वारा हुआ है। तीनों का अलग अलग है मानना। तो यहाँ तक आपको पता लगा कि 59 में जब इन्होंने बुक पब्लिश करी तो एक तरह से बिल्कुल ही मार्केट में छा गई भाई। ये तो बहुत सारे वो थे इनके अगेंस्ट में कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, बाकी कुछ सपोर्ट में भी आए थे, तो काफ़ी प्रसिद्धि इनको मिल गई थी उस टाइम पर। तो देखते हैं कि ये जो थियोरी है, अब इसके पॉइंट्स देखते हैं। जो नेचुरल सिलेक्शन की थियोरी है, थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इसके मेन पॉइंट क्या क्या है। तो पहला पॉइंट देखते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, क्या है, थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन यानी कि डार्विनिज्म। तो इसके मेन पॉइंट्स क्या क्या है, मेन पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट आता है यहाँ पर ओवर प्रोडक्शन। 5-6 पॉइंट आएंगे कोई चीज़ इसके, लेकिन गारंटी है कि एक एक चीज़ क्लियर होगी आपकी। तो ओवर प्रोडक्शन क्या मतलब है? ओवर प्रोडक्शन से डार्विन ने ये कहा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म इस धरती पर हैं सबके अंदर, ऑलमोस्ट सबके अंदर रिप्रोडक्शन करने की यानी कि अपनी जनरेशन लाने की, बच्चे पैदा करने की, अगर सीधा कहूँ तो बहुत ज़्यादा एबिलिटी होती है, ठीक है ना। एनॉर्मस कैपेसिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, मतलब जो भी ऑफ स्प्रिंग, बच्चे पैदा करने की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल पेड़ है, एक बार में क्या करता है भाई, जो ट्री है, ट्री क्या करता है, एक बार में हजारों, लाखों, थाउजेंड्स ऑफ सीड्स, ठीक है, हजारों की संख्या में क्या करता है, बीज बनाता है। अगर ये सारे बीज गिर के प्लांट बनाए तो क्या होगा धरती पे, लेकिन ऐसा होता नहीं, आपको पता है। और बोल रहे कि इंसेक्ट्स क्या करते हैं, इंसेक्ट्स थाउजेंड्स ऑफ एग्स क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा, हजारों सैकड़ों अंडे देते हैं। सारे ही अगर निकल के बनने लगे, या फिर मैं कहूँ कि क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ, एक बार में कोई 100 के आसपास वो अंडे दे देता है। अगर सभी के सब क्रोकोडाइल अगर फूट के अंडे में सारे क्रोकोडाइल बनने लगे, पूरा ख़त्म ना हो, मरे ना, और पूरा मैच्योरिटी तक जाएं, अपनी पूरी लाइफ जिए, तो क्या होगा, शायद ऐसा हो कि आपको अपने आसपास क्रोकोडाइल चलते फिरते दिखाई दे, फिर ये बहुत ज़्यादा मिलेगा। ऐसे ही अगर हम देखते हैं इंसान भी तो ऐसा ही है, लेकिन दिमाग आ गया है तो इस तरह के काम अब कम है, नहीं होता, इतना नहीं है कि पूरी लाइफ ही रिप्रोडक्शन चले बहुत ज़्यादा। लेकिन जानवरों में जब आप देखते हो तो मैक्सिमम उनके बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि कहा था ना स्ट्रगल होगा, क्योंकि फूड जो है वो अर्थमेटिकली इंक्रीज़ करता है। और ये तो हमने क्या कहा, ओवर प्रोडक्शन होती है, सब में कैपेसिटी है अपने आप के वंश को बढ़ाने की, लेकिन जीता कुछ ही है, ज़्यादा नहीं, सारे नहीं जीते, कुछ जीते हैं। इसका मतलब हम क्या करते हैं, इस सेकंड पॉइंट आ जाएगा स्ट्रगल, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यानी अपने आप को बनाए रखने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, कंपटीशन होता है बीच में। कि जैसे हमने कहा कि हिरन ही है मान लो, तो हिरन है तो क्या होगा, बहुत सारे हिरन जंगल में बढ़ते जा रहे हैं, बहुत सारे बढ़ गए हैं, तो क्या होगा, उनके आपस में क्या आने लगेगा, स्ट्रगल। क्यों? सेम चीज़ भाई, एक ही स्पीसीज जानवर हैं तो क्या करेंगे, एक ही जगह पे रहेंगे, एक ही जैसा खाएंगे, है ना, तो क्या होगा, आपस में खाने के लिए लड़ाई होगी, रहने के लिए लड़ाई होगी, होगी नहीं होगी, तो क्या होगा, जो वहाँ पर खाना मिल जाएगा, जिसको रहने की जगह मिल जाएगी, तो वो क्या है, वही जिएगा, बाकी ख़त्म हो जाएंगे धीरे धीरे। तो हम बोल सकते हैं जो फिट होगा, ताकतवर होगा, वही रह पाएगा। अब हमने कहा कि जो स्ट्रगल कर रहा है वो तो जिएगा, बाकी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। और जो जिएगा, अपने आप को बनाए रखेगा, तो इन्वायरमेंट बदलता रहेगा, लेकिन वो क्या है, वो अपने आप को इन्वायरमेंट के प्रति बदलता जा रहा है, क्योंकि भाई वो तो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रगल कर रहा है, तो वो क्या, तो अपने आप को बनाए रखने के लिए जब वो स्ट्रगल करता है तो उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो तीसरा पॉइंट इस थ्योरी का बनता है वो है वेरिएशन एंड हेरिडिटी,
ये तीसरा पॉइंट बनता है इसका। और स्ट्रगल पूरी लाइफ चलता रहता है, जब तक जिएगा तब तक स्ट्रगल चलता रहेगा। और बात यह है कि स्ट्रगल भी अगर हम देखें तो 3 टाइप के स्ट्रगल हमें देखने को मिलते हैं नेचर में। एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, एक होता है इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल, एक होता है इन्वायरमेंट के साथ में स्ट्रगल, इन्वायरमेंटल स्ट्रगल। तो इंट्रा स्पेसिफिक मतलब एक स्पीसीज के मेंबर के बीच में, जैसे भी हमने बात की हिरन है, बहुत सारे हिरन के बीच में स्ट्रगल होना, सेम रिक्वायरमेंट होगी, फूड, रहना, पीना, खाना सब एक जैसा, तो वो हो गया इंट्रा स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक यानी कि 2 अलग अलग स्पीसीज के मेंबर के बीच में, मान लीजिए कहानी में आ गया लायन और हिरन के बीच में, तो क्या अलग अलग स्पीसीज है। या फिर मैं कहूँ कि लायन टाइगर के बीच में, लायन या किसी कोई और स्पीसीज के बीच में, ठीक है ना, तो वो क्या हो गया, इंटर स्पेसिफिक हो गया। एक होता है इन्वायरमेंटल, जितने भी ये लायन, हिरन, जो भी हमने बोला, टाइगर वाइगर, सब ये सब क्या हो गए, ये अपने इन्वायरमेंट से जूझेंगे, इन्वायरमेंट के साथ में स्ट्रगल करेंगे। ठंडा है, ठंड, सर्दी आ रही है, गर्मी आ रही है, बरसात आ रही है, सूखा है, गीला है, जैसा भी है, तो अलग अलग मौसम बदलते हैं, मौसम के प्रति भी तो अपने आप को बचाना पड़ता है। तो ये हुआ इन्वायरमेंटल स्ट्रगल। अगर आपसे कोई पूछता है कि तीनों स्ट्रगल में से सबसे डेंजर कौन सा साबित होता है एक ऑर्गेनिज्म के लिए, तो आंसर आता है इंट्रा स्पेसिफिक, क्योंकि नीड सेम है, कॉमन है, सेम रिक्वायरमेंट है, तो एक्सटिंक्ट, विनाश हो सकता है पूरी स्पीसीज का अगर जनसंख्या बढ़ती रहेगी एक ही पर्टिकुलर स्पीसीज के मेंबर्स की। तो इंट्रा स्पेसिफिक सबसे खतरनाक होता है। जैसे आजकल इंसानों की बात करें, क्या हो रहा है भाई, पूरे देख तो अभी क्या अलग अलग देशों में लड़ाई चल रही है, आदमी तो हैं सब, बढ़ रही है जनसंख्या, पहले तो ऐसा था नहीं कुछ, मतलब इस लेवल पर अगर देखा जाए तो ये है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। उसके बाद में हम देखते हैं कि 2 के बाद जब तीसरा पॉइंट हम लेके चलते, तो तीसरा पॉइंट आता है कि स्ट्रगल हुआ, ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के प्रति या अपने प्रीडेटर या शिकार के प्रति अपने आप को बदल रहा है, अपने आप को बनाने के रखने, एग्जिस्टेंस के लिए अपने, तो अपने आप को बनाए रखने के लिए वो क्या कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। तो इसलिए बदलेगा भी अपने आप को, तो बदल रहा है तो क्या मतलब उसके अंदर चेंज आ रहे हैं, डिफरेंस आ रहे हैं, यानी कि उसके अकेले के अंदर जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन है स्ट्रगल कर रहा है, आगे उसके बच्चे कर रहे हैं, आगे उसके बच्चे कर रहे हैं, आगे उसके बच्चे कर रहे हैं, तो जनरेशन टू जनरेशन क्या है, डिफरेंस आने शुरू होंगे, क्योंकि बदलेगा नहीं, इन्वायरमेंट बदल रहा है, तो अगर अपने आप को नहीं बदलेगा तो क्या है, ख़त्म हो जाएगा। तो अगला इसलिए पॉइंट क्या बनता है यहाँ पर, वेरिएशन एंड हेरिडिटी। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई है कहानी की, ओवर प्रोडक्शन, थॉमस मैल्थस, उससे तभी तो बोलते हैं कि थॉमस मैल्थस से क्या हुआ था, उसको प्रेरणा मिली थी, यानी कि इन्फ्लुएंस हुआ था। तो वेरिएशन, हेरिडिटी, वेरिएशन क्या होता है, एक ही स्पीसीज के मेंबर्स के बीच डिफरेंस का होना, डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के मेंबर के बीच में डिफरेंस का होना। जैसे एक क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, तो हम क्या देखते हैं, सभी एक ही स्पीसीज है, भाई आदमी का साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सेपियंस, तो मेंबर्स जो अलग अलग बैठे हुए हैं, क्या वो सारे एक जैसे लग रहे हैं, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, अलग अलग है बिल्कुल। तो ये क्या है, ये वेरिएशन कहलाता है, एक ही स्पीसीज के मेंबर के बीच में डिफरेंस का पाया जाना। और ये जो वेरिएशन जो इकट्ठे हुए हैं, ये स्ट्रगल करने से धीरे 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 जनरेशन टू जनरेशन आए हैं। और जनरेशन टू जनरेशन क्या हो रहा है, हेरिडिटी मतलब इनहेरिटेंस, यानी कि अगली पीढ़ी में, अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहे हैं।
और इनमें से भी हम देखते हैं कि जो ये वेरिएशन की हम बात कर रहे हैं, तो वेरिएशन किस तरह के आगे जाते हैं और कैसे डिस्कार्ड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो नॉर्मली आप लिखा हुआ मिलता है कि जो बेनिफिशियल वेरिएशन होते हैं वो अगली जनरेशन में पास होते हैं, और हार्मफुल जो हैं डिस्कार्ड हो जाते हैं, नहीं जाते। तो ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई पॉपुलेशन थी, ठीक है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। अब क्या हुआ, इन्वायरमेंट, जैसे मान लीजिए कि यहाँ का इन्वायरमेंट गर्म है, ठीक है, हॉट क्लाइमेट है। धीरे धीरे क्या हो, और सारे के सारे क्या हैं, ये हॉट क्लाइमेट में अच्छे से जी पाते हैं। ये मान लीजिए एक जगह है, एरिया है अर्थ पे कहीं, तो धीरे धीरे इन्वायरमेंट बदल रहा है। मान लीजिए कई हज़ारों साल बाद क्या होता है, धीरे धीरे वो ठंडा हो गया वहाँ पे क्लाइमेट। तो इसमें क्या होगा कि जो गर्म वाले क्लाइमेट में ही रह पाते हैं, धीरे धीरे क्या होगा, उनकी जनरेशन टू जनरेशन वो धीरे धीरे ख़त्म होते जाएंगे। तो ये लगभग सारी पॉपुलेशन ख़त्म। और यहाँ पर कुछ एक दो कुछ इस तरह के दिखाई दे रहे हैं जो अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलते गए, यानी कि ठंडे में रहने के लिए अपने आप को बदलते गए। तो ये क्या होगा, ये अपनी अब क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, तो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे। तो एक समय ऐसा आएगा कि हमें क्या दिखेगा कि ठंडे वाले दिखाई देंगे, गर्म वाले ख़त्म हो गए। तो हम बोलते हैं कि बेनिफिशियल वाले रह गए, हार्मफुल ही रह गए। तो इसका मतलब ये है, ना कि वो रह रहा है ऐसे, ठीक है ना। तो हम क्या बोलते हैं कि वेरिएशन कैसे हो सकते हैं, हार्मफुल भी हो सकते हैं, ठीक है, और बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हार्मफुल वाले डिस्कार्ड हो जाएंगे और बेनिफिशियल वाले अपनी पॉपुलेशन बढ़ा के आगे सर्वाइव करेंगे, ठीक है ना। जो सर्वाइव हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, वो फिट कहलाएगा। इसीलिए फोर्थ पॉइंट क्या बनता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ऑफ द फिटेस्ट, या इसको डार्विन कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। सबसे मेन पॉइंट है, उसको देखिए क्या कहता है कि डार्विन ने कहा कि जो फिट इंडिविजुअल हैं नेचर में, जैसे कहा कि भाई वेरिएशन आए, बेनिफिशियल वेरिएशन रहे, हार्मफुल जो है ख़त्म हो गए, यानी कि जो पॉपुलेशन में जो स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल थे जिनके ऊपर बुरे इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट नहीं पड़ा वो तो रहे, और जो बाकी थे वो धीरे धीरे ख़त्म हो गए, उनकी पॉपुलेशन जनरेशन आगे नहीं आई। तो इसके अकॉर्डिंग अगर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को समझे तो ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें क्या है कि हमें अलग अलग कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं। मान लीजिए कुछ ऐसे हैं, कुछ ये क्रॉस वाले हैं। तो ये हॉट क्लाइमेट वाला एरिया है। मान लीजिए क्या होता है कि धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हॉट से थोड़ा सा ठंडे की तरफ जा रहा है। तो कई सौ सालों बाद क्या होता है कि ये वाले जो राउंड वाले हैं, ये मान लीजिए ये अपने आप को बदल नहीं पाए। तो ये बदल नहीं पाए तो ठीक है, इनकी पॉपुलेशन ख़त्म हुई। और जो ये क्रॉस वाले थे, इन्होंने मौसम टाइम के साथ साथ अपने आप को बदल लिया। जब बदल लिया तो इन्हीं की पॉपुलेशन क्या करेगी, बढ़ती रही और उनकी कम होती गई। तो हम कह सकते हैं कि वो कहते हैं ना कि भाई हार्मफुल वेरिएशन वाले ख़त्म हो गए। तो हार्मफुल वेरिएशन मतलब कि जो बदल नहीं पाया अपने आप को परिस्थिति के अकॉर्डिंग वो ख़त्म, और जो बदल पाया उसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। यानी कि जो फिट इंडिविजुअल होगा वो बचेगा तो क्या करेगा, वही रिप्रोडक्शन करेगा और वही अपनी जनसंख्या यानी कि अपनी जनरेशन को आगे लेके आएगा। तो इसलिए डार्विन ने क्या कहा है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नेचुरल सिलेक्शन, एक्चुअल में इन्होंने क्या किया, रिप्रोडक्टिव फिटनेस की जो बात की है डार्विन ने, वो रिप्रोडक्टिव फिटनेस की है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस, ठीक है, ओनली इसी की बात करी है उसने, और किसी की बात नहीं करी। और नेचुरल सिलेक्शन में भी देखा जाए तो हम क्या कह सकते हैं, सेक्चुअल सिलेक्शन कह सकते हैं। डार्विन ने क्या कहा इसको, सेक्चुअल सिलेक्शन कहा कि भाई जो फिट है वो रह रहा है तो उसी की तो पॉपुलेशन आगे बढ़ेगी, जो कमज़ोर हो, जो ख़त्म हो गया नेचर के अकॉर्डिंग, वो कैसे अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएगा, उसकी तो कम होती चली जाएगी। और फिट इंडिविजुअल अपने आप को बढ़ाता है तो अपने रिप्रोडक्शन की एबिलिटी दिखा रहा है तो उसी की पॉपुलेशन आगे बढ़ेगी। ये था ये वाला पॉइंट।
अब इसमें हम आगे देखते हैं, इसी में तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डायरेक्ट सीधा एनसीईआरटी के जैसे यहाँ पे अब क्लियर होते हैं कि अडेप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड। ठीक है, एक पॉइंट आता है इट हैज़ ए जेनेटिक बेसिस, जेनेटिक बेसिस। और क्या था कि फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडेप्ट एंड सेलेक्टेड बाय नेचर। ठीक है, ये 3 पॉइंट सीधा एनसीईआरटी के कि अडेप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड, कि जो ऑर्गेनिज्म ने टाइम के दौरान अपने आप में अडेप्ट किया है, इसके जो पॉइंट से निकलता है कि भाई वेरिएशन आए और वो अगले जनरेशन में गए, तो इन्होंने क्या कहा कि अडेप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड, कि जो ऑर्गेनिज्म ने भाई जो अपने बॉडी के अंदर जो अडेप्ट किया, चेंज लाया अपनी बॉडी में, ठंडा है गर्म के प्रति लाया, गर्म है तो धीरे धीरे ठंडा होता गया इन्वायरमेंट, तो उसके प्रति जो चेंज लाता चला गया, तो वो अडेप्टेशन, उसकी वजह से जो वेरिएशन उसकी बॉडी में आए वो इनहेरिट हुए, अगली जनरेशन में गए। सेम इन्वायरमेंट ऐसे चेंज होता गया तो अगली जनरेशन में भी चेंज आते रहे, अगली आई वो लड़ती रही इन्वायरमेंट के साथ में, फिर आगे करते करते कई सौ जनरेशन बाद एक ऐसी नई स्पीशीज बन जाती है जो पहले से काफ़ी एंसेस्टर से बिल्कुल अलग होती है। तो दूसरा बोलता है इट हैज़ ए जेनेटिक बेसिस, यानी क्या, ट्रांसफ़र होती है आगे। फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडेप्ट एंड सेलेक्टेड बाय नेचर, के बोलते हैं कि फिट, अभी बोला ना फिट, तो फिटनेस इज द एंड रिजल्ट, भाई फिट हो गया तो ठीक है, आगे वही तो जाएगा, बाकी कहाँ जाएंगे और कोई। तो ये जो पॉइंट देखे, ये सीधे सीधे एनसीईआरटी के 3 पॉइंट यहाँ से ये किससे रिलेट करते हैं, ये हमारी डार्विन थ्योरी से रिलेट करते हैं, इनको ध्यान रखना। अब 4 पॉइंट हो चुके थे, अब बात करते हैं 5वां पॉइंट कौन सा आएगा। 5वां पॉइंट आता है ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। इसमें क्या है भाई, इन्होंने यही कहा कि जैसे जैसे इन्वायरमेंट बदलता चला गया, स्ट्रगल किया उसने अपने एग्जिस्टेंस के लिए ऑर्गेनिज्म ने, फिट इंडिविजुअल क्या हुआ, सरवाइव हुए, वेरिएशन आए, ये वेरिएशन धीरे धीरे कई जनरेशन तक, ठीक है, मैंने कहा कि जैसे आज हमारी जनरेशन जो भी है वो नेचर के अकॉर्डिंग क्या बदल रही है, ऐसे ही जब उसकी आगे की जनरेशन आएगी तो वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बदलेगी, फिर उसके अगली आएगी वो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बदलेगी। ऐसे करते 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 कई सौ जनरेशन बाद क्या होता है कि जो कई सौ जनरेशन बाद जो एक नया जो ऑर्गेनिज्म होगा वो अपने एंसेस्टर के साथ में अगर कंपेयर करें तो बिल्कुल अलग होगा, जिससे क्या होगा, जिससे नई स्पीसीज बन जाएगी। इसलिए तो बोला डार्विन की थ्योरी क्या थी, बुक का नाम भी था ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि डार्विन ने इस बात पर फोर्स किया कि एवोल्यूशन की जो प्रोसेस है वो नेचुरल सिलेक्शन है, जो कि बहुत ही धीमे होती है, ग्रेजुअल, बहुत ही हल्की प्रोसेस है और डायरेक्शनल है। क्या कहा डार्विन ने कि ग्रेजुअल प्रोसेस है एवोल्यूशन, प्लस क्या बोला, प्लस क्या बोला कि डायरेक्शनल है। डायरेक्शनल मतलब स्टेप बाय स्टेप है, एक जनरेशन से दूसरी में हल्का सा आया, फिर हल्का 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 ऐसे करते हुए कई हजारों साल लग जाते हैं, तब जाके एक नई स्पीसीज बनती है। इस तरीके से इन्होंने कहा, क्योंकि ये चीज़ सेम यहाँ से पता चलती है कि क्योंकि एक लाइन है सीधा एनसीईआरटी में जो लिखी हुई है, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन are the 2 key concepts of Darwinian theory। डार्विन की थ्योरी के
दो जो मेन कंसेप्ट हैं वो क्या है, ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन। ब्रांचिंग डिसेंट का मतलब क्या, जो भी हम बता रहे थे, मान लीजिए एक पॉपुलेशन है ए, इन्वायरमेंट का इफेक्ट इस पर पड़ रहा है, इसकी अगली जनरेशन आई बी, तो पहले जो पड़ा था वो तो पड़ा ही था इसके ऊपर, वो तो चेंज थोड़ा सा दिखाएगा, इसके ऊपर और पड़ रहा है। फिर क्या है, सी आई, इसके ऊपर भी इन्वायरमेंट का, स्ट्रगल का, दूसरे जानवरों का और आपस के मेंबर का जो भी चेंजेस चल रहा है वो सब, फिर इसके आएंगे, डी आ गया मान लीजिए, ऐसे करते करते कई सौ जनरेशन तक चला ब्रांचिंग डिसेंट। यानी कि जिस तरीके डिसेंड मतलब आगे के जो जनरेशन आती जा रही है और आगे जो आएंगी वो, और नेचुरल सिलेक्शन कि नेचर का इफेक्ट पड़ता चला जाएगा। इससे क्या होता है, एवोल्यूशन होता है, ठीक है ना, नई स्पीसीज आती है। तो ये क्या आता, दो की कंसेप्ट हैं, मेन कंसेप्ट डार्विन की थियोरी के जो है। तो ये थी डार्विन की थ्योरी, डार्विनिज्म, ठीक है। लैमार्क की पढ़ी, डार्विन की पढ़ी। अब बात करते हैं तीसरी थ्योरी जिसका नाम है, हुगो डी व्रीज ने दी थी, म्यूटेनिज्म, या फिर हम बोल सकते हैं द थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। देखिए लास्ट थ्योरी जो है एवोल्यूशन में, ये है थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, जो कि दी थी हुगो डी व्रीज ने। भाई इस पे आपको टॉपिक ये भी मिल जाता है, मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, या आप कह सकते हैं कि हुगो डी व्रीज के अकॉर्डिंग जो एवोल्यूशन के लिए जो मैकेनिज्म है वो म्यूटेशन है। तो इनकी थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड थी, इन्होंने जो प्लांट लिया था वो था इवनिंग प्राइम रोज, ओइनोथेरा लैमार्कियाना। ये एक ऐसा प्लांट है जो कि क्रोमोसोमल एब्रेशन यानी कि स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल म्यूटेशन के द्वारा बना प्लांट है, नॉर्मल प्लांट नहीं है। यही इनका ड्रॉबैक भी आएगा। तो इन्होंने देखिए म्यूटेशन क्या है कि म्यूटेशन इज द लार्ज डिफरेंस अराइजिंग सडनली इन ए पॉपुलेशन, या फिर हम कह सकते हैं कि डीएनए में जो एकदम से चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है अगली जनरेशन में दिख जाता है। तो डीएनए में आने वाले सडन चेंज, या फिर बोल सकते हैं पॉपुलेशन में आने वाले अचानक से आने वाले जो चेंजेस हैं और डीएनए के अकॉर्डिंग ही होते हैं, तो क्या बोलते हैं, म्यूटेशन कहा जाता है। इस थ्योरी के जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या है, इन्होंने क्या कहा हुगो डी व्रीज ने कि म्यूटेशंस आर रैंडम एंड डायरेक्शनल लेस, कि म्यूटेशन एकदम से अचानक से कैसे भी हो सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है, यानी कि डायरेक्शनल लेस है, कोई डायरेक्शन नहीं। जबकि डार्विन के अकॉर्डिंग जो वेरिएशन हैं थे वो छोटे और डायरेक्शनल है, यानी कि इतने छोटे वेरिएशन आते कि दिखाई नहीं देते एक जनरेशन के बाद में, बहुत ही नहीं दिखाई देते। और एवोल्यूशन की जो प्रोसेस है वो डायरेक्शनल है, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे चलती है, हजारों लाखों साल लग जाते हैं। अगला आता है म्यूटेशन अपीयर सडनली एंड प्रोड्यूस देयर इफेक्ट इमीडिएटली, अचानक से आ जाते हैं और उनका इफेक्ट भी एकदम देखने को मिलता है। कुछ भी म्यूटेशन आ गया, कुछ अगली जनरेशन में सीधा से क्या, कुछ या तो बीमारी होगी या कुछ एडवांस फीचर मिल गया उस बच्चे को आगे। अगला है म्यूटेंट्स मतलब जिनमें म्यूटेशन, ऐसे इंडिविजुअल जिनमें म्यूटेशन आया है, आर डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स माता पिता से बिल्कुल अलग होते हैं, एंड देयर आर नो इंटरमीडिएट स्टेजेस बिटवीन दी टू। यानी कि मैं ये कहूँ कि मदर, यहाँ पे क्या है, ये फादर है, ये मदर है, इनका जो बच्चा आया है, ठीक है, मान लीजिए लड़का आया है, तो इनसे म्यूटेशन आया तो इसमें इतने चेंज आ गए कि ये अपने माता पिता दोनों से, फादर मदर से बिल्कुल अलग है, और इनके बीच में कोई इंटरमीडिएट स्टेज, यानी कि ऐसा नहीं कि बीच में भाई 50-60 जनरेशन आएंगी तब जाके आएगा, कोई इंटरमीडिएट स्टेज नहीं है। जबकि डार्विन के अकॉर्डिंग क्या होता है, धीरे इसके बच्चा इसके आए, इसके आए, इसके आए, इसका आए, हजारों साल चले गए, तो वहाँ पे इंटरमीडिएट स्टेज है, यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट स्टेज नहीं है बीच में। एकदम से चेंज आएगा, एकदम से कोई बीमारी होगी या कोई भी कैरेक्टर चेंज हो सकता है उसका, वो है म्यूटेशन, कि एकदम से चेंज आते हैं। इसलिए बोलता है म्यूटेशन इज ए जर्की, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, म्यूटेशन इज ए जर्की, अचानक हो गया झटके से एकदम। डिसकंटिन्यूअस हो भी सकता है कभी, ऐसा नहीं है कि एक जनरेशन में हो तो अगली में भी आएगा, क्या अब तक 50 साल बाद उसमें आए, क्या अब तक कभी ना आए। डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है विच कॉजेज स्पेसिएशन की करते हुए, हालांकि इन्होंने ये भी माना कि भाई म्यूटेशन है और
इन्वायरमेंट भी इस पर कुछ इफेक्ट डालता है। तो भाई धीरे धीरे करके जो है मतलब म्यूटेशन से चेंज आते हैं और नई स्पीसीज बन जाती है। अगर आगे भी म्यूटेशन आ गया तो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो डी विलियर्स ने क्या कहा, इसको सोल्टेशन कहा कि भाई सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि सोल्टेशन का मतलब क्या है। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन यानी कि एक ही स्टेप में म्यूटेशन हुआ, कुछ अलग ही बन गया बिल्कुल, जो अपने पेरेंट से बिल्कुल अलग है। तो इन्होंने कहा, जबकि डार्विन के अकॉर्डिंग एवोल्यूशन क्या था, ग्रेजुअल, यानी कि बहुत ही धीमे चलने वाली जो प्रोसेस है वो, इसके इनके अकॉर्डिंग। हालांकि एक तरीके से देखें तो म्यूटेशन भी एवोल्यूशन का एक पॉइंट बन सकता है, ठीक है। और डार्विन की बात करें तो नेचुरल सिलेक्शन भी है बिल्कुल है। तो इतनी भी थ्योरी हमने पढ़ी, लैमार्क की तो बिल्कुल खारिज कर दी गई, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है आज के टाइम पर। डार्विन की थ्योरी काफ़ी कुछ पॉइंट उसके एक्सेप्टेबल है, काफ़ी अच्छी थ्योरी है। और म्यूटेशन की थ्योरी के भी कई ड्रॉबैक्स आए हैं, लेकिन म्यूटेशन भी एक तरीके से हम एवोल्यूशन का कारण मान सकते हैं। तो डार्विन और हुगो डे विलियर्स, हालांकि हुगो डे विलियर्स ने सीधा सीधा उसको नकार दिया था कि डार्विन के अकॉर्डिंग ऐसे नहीं हुआ करता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग भी कुछ है और एवोल्यूशन का थोड़ा पार्ट म्यूटेशन के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। दोनों अपनी जगह पे ठीक है और दोनों ही के ही कुछ ना कुछ ड्रॉबैक थोड़े बहुत हैं भी। तो यहाँ तक हमने इन तीनों की बात की है, इन तीनों की। हालांकि हमने कहा कि जो इसके अब मेन अगर देखा जाए तो इनके जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक बना हुगो डे विलियर्स का ये था कि इन्होंने जो इवनिंग प्राइमरोज यूज़ किया था वो नॉर्मल प्लांट नहीं है, वो क्रोमोजोम में म्यूटेशन के द्वारा बना प्लांट है, एक तरह से नॉर्मल प्लांट नहीं है, इसलिए भी इसका इन ड्रॉबैक आए थे। तो ये जो तीनों थ्योरी हमने पढ़ी यहाँ पर, इनमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका एक तो ये पॉइंट यहाँ पे सोल्टेशन इसके अंदर आता है, और जो डार्विन है, डार्विन किससे इन्फ्लुएंस हुए थे वो एक पॉइंट वो अच्छा बनता है आपका एग्जाम के लिए। नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये दो पॉइंट जो है अच्छे बनते हैं। बाकी कुछ पॉइंट हमने बोले थे, ठीक है। ब्रांचिंग डिसेंट वाला पॉइंट था, वो इंपॉर्टेंट आएगा एग्जाम के लिए, खासकर MCQ के लिए। और जो है फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ एबिलिटी टू अडेप्ट, ये पॉइंट था। और अडेप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड, इट हैज़ ए जेनेटिक बेसिस, ये वाले जो पॉइंट थे ये MCQ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शिप का नाम HMS बीगल। तो ये थियोरी थी जहाँ पर ये थ्योरी वाला पोर्शन, थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू।